बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 23 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हम लोग अल्कोहल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सिडेटिव और हिप्नोटिक्स पढ़े थे। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में बेंजोडाइजेपीन्स, बार्बिटुरेट्स वगैरह को डिस्कस किया था। अल्कोहल भी बेसिकली हैं सिडेटिव और हिप्नोटिक्स ही, ठीक है। कोई अगर आपसे अगर कैटेगरी ऑफ ड्रग पूछे ना, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जैसे न्यूरोफार्मा के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं आपके पास। सिडेटिव हिप्नोटिक्स एक कैटेगरी होगी, इसी तरह एंटी साइकोटिक्स होते हैं, एंटीसीएज होते हैं और एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो अल्कोहल कौन सी कैटेगरी में आती है? सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर। अलबत्ता इसका एक अलग चैप्टर बना दिया उन्होंने, क्योंकि सिडेशन वगैरह के अलावा या इसके फार्माकोलॉजिक यूजेस के अलावा इसकी बहुत सारी दूसरी डिटेल्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि एथेनॉल बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रही होती है, ड्रग एडिक्ट होते हैं इसके, तो ये वाली बातें। और इसी तरह से फिर मेथनॉल वगैरह बहुत सारे लोगों की डेथ का कॉज बन रहा होता है। तो इसकी थोड़ी सी फ़र्क किस्म की बात आती है, इसलिए एक अलग चैप्टर बन गया हमारे पास अल्कोहल्स के ऊपर। सही होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं वाली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो थोड़ा बहुत बताते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। इस चैप्टर में 3 तरह की अल्कोहल डिस्कस करनी है हमने। एथेनॉल, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल की फार्माकोलॉजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अगर मतलब हमने फार्माकोलॉजिकली यूज़ करना होता है तो हम एथेनॉल को यूज़ करते हैं। और दूसरा सोशल हमें प्रॉब्लम में सबसे बड़ी एथेनॉल ही होती है। ये बहुत सारे जो गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह होते हैं कि ड्राइवर ने एथेनॉल पी हुई होती है। सही। तो एक एथेनॉल डिस्कस करनी है, दूसरा मेथनॉल, तीसरा एथिलीन ग्लाइकोल। ये मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकोल इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर इसी तरह कुछ ऐसे ड्रग्स भी डिस्कस करने हैं जो कि एथेनॉल के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, या अगर बंदे ने एथेनॉल छोड़नी है तो उस पर बंदे को हेल्प करता है। तो इस तरह के कुछ ड्रग्स को भी इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे एथेनॉल से। सबसे ज़्यादा डिटेल में एथेनॉल को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है एथेनॉल की फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको पहले बताया है किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स हो तो आपने आदमी को देखना है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन आपको पता है ओरली लेते हैं और ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है ये। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलता था कि कोई ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बॉडी के कितने वॉल्यूम में फैल गया है वो, ऐसे कह लो। अब उसका फॉर्मूला हुआ करता था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का, हम कहते थे भाई टोटल ड्रग इन द बॉडी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ब्लड कंसनट्रेशन। तो अगर ज़्यादा ड्रग अंदर गया हुआ है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और अगर ब्लड कंसनट्रेशन कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड कंसनट्रेशन कम का मतलब है कि ड्रग जो है वो ब्लड से निकल के बॉडी की मुख्तलिफ जगहों में फैल गया है। ठीक है बात। तो ब्लड कंसनट्रेशन कम होने का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ड्रग। सही की बात। तो ये इसका ये आमतौर पे हम लीटर्स के अंदर देख रहे होते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्कोहल का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन टोटल बॉडी में जितना वाटर है उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि बहुत मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह ये चला जाता है, कोई इसकी रोक टोक नहीं होती। अच्छा, मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो हमारे पास 2 एंजाइम ग्रुप्स होते हैं जो इसको मेटाबोलाइज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक आपके पास अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेस होते हैं जो कि एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हमारे पास इन्होंने MEOS माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स हैं जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं। मेनली वैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेस ही होते हैं। सो ये बात, इसका थोड़ा दूसरा रोल है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। और एलिमिनेशन की बात की जाए तो एलिमिनेशन है उसके पास एथेनॉल अगर हायर क्वांटिटीज़ में ले रहे हो तो चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड एबिलिटी टू मेटाबोलाइज इट होती है, तो इसकी एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करना शुरू हो जाती है। ये थोड़ी सी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक डिफरेंट बात है ना। बेसिकली आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी को भी रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा बहुत है। तो मैं आपको बताता हूँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पता तो आपको होगा ही। अब एक होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पहले उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है कि भाई एक सर्टेन हाफ लाइफ है और उस हाफ लाइफ के मुताबिक उस ड्रग ने मेटाबोलाइज होते जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई एक ड्रग है, उसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स या चलो 100 मिलीग्राम ले लिया, सही। इस ड्रग की हाफ लाइफ थी 2 आवर्स, तो 2 घंटे बाद ये आधा रह गया होगा, यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे और 50 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हो गए। और मज़ीद 2 घंटे के बाद, मज़ीद 2 आवर्स के बाद 25 मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे और 25 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हो गए। तो आप देखो, पहले 2 घंटे में 50 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हुए, दूसरे 2 घंटे में 25 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हुए। तो यानी कि यहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा था, यहाँ कम है। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा था ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। बस हर हाफ लेवल के बाद ड्रग ने हाफ रह जाना कंसंट्रेशन में। तो चूंकि पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया। अब कंसंट्रेशन कम रह गई, कम मेटाबॉलिज्म हो गया। मजीद जब हम 2 घंटे बाद देखेंगे तो सिर्फ 12.5 मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे। सही होगी ना बात। तो हाफ लाइफ सेम रहेगी। सही होगी बात। उसी उतने ही ड्यूरेशन के बाद वो हाफ होता चला जाएगा। तो ये आगे पर होती थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये होता है। अच्छा, अब अगर इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप मजीद कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो 100 की बजाय मैं 200 कर दूं, तो वो भी 2 घंटे के अंदर 100 आ जाएगी। ऐसे ही है ना बात। लेकिन एक वक्त आ सकता है जिसमें एंजाइम बेचारे सैचुरेट हो जाए, वो कहें कि यार मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उस वक्त बनते हैं आपके पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा कब होता है? देखो मिसाल के तौर पे 200 किया, 300 किया, 400 किया, भाई हमने कर दिया जी 2000 मॉलिक्यूल्स कर दिए एथेनॉल के।
अब बॉडी कहती है कि यार खुदा का वास्ता है, मैं 1 घंटे के अंदर सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर सकती हूँ, इतने ज़्यादा को मैं नहीं मेटाबोलाइज कर सकती। ठीक है, तो क्या होगा, चाहे आप 2 आवर्स वेट ही कर लो, उसने 50 को मेटाबोलाइज किया होगा और रह गए होंगे आपके पास 1950 मॉलिक्यूल्स। मजीद आप उतने टाइम वेट करोगे तो उसके बाद कितने रह जाएंगे, 1950 से 1900। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि ऐसे ऐसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, नहीं, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उसको करना तो ज़्यादा काम चाहिए ना। ठीक है, हम कहते हैं यार यू आर सपोज टू वर्क मोर, लेकिन ठीक है तुम अपनी मैक्सिमम सलाहियत पे कर रहे हो तो बस अब इस सलाहियत से करते रहो तुम। वो 50 मॉलिक्यूल यहाँ भी करेगा मेटाबोलाइज, 50 मॉलिक्यूल यहाँ मेटाबोलाइज करेगा, आप 50 मॉलिक्यूल्स 1850 रह जाएंगे, 50 मॉलिक्यूल्स मजीद मेटाबोलाइज करेगा, 50 मॉलिक्यूल्स मजीद मेटाबोलाइज करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि भाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपनी बस पूरी कैपेसिटी पे लगा हुआ है। तो ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एथेनॉल जब एक क्वांटिटी से ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें आती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एंजाइम है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उस बेचारे की एक कैपेसिटी है, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एज अ को फैक्टर इस्तेमाल कर रहा होता है NAD को। बॉडी के अंदर NAD एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो अगर एक हद से ज़्यादा अल्कोहल आई जाएगी तो भाई NAD कहेगा कि बस भाई बस इतना ही काम हो सकता है, मजीद काम नहीं कर सकते हम। तो इस वजह से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाती है जब एक हद से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। कितनी कंसंट्रेशन हो जाए, अब यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में बता रहे हैं कि भाई ब्लड के अंदर 7 to 10 ग्राम पर आवर, इतना तो हम लोग मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जितना मर्जी लेके आते रहें, हम इतना ही मेटाबोलाइज करेंगे। ओके की बात। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद हमने अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को भी मैंने डिस्कस कर लिया, इसका हमने जो को फैक्टर होता है वो मैंने आपको बता दिया और थोड़ी बहुत बातें डिस्कस कर ली। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जितना अच्छा काम करेगा उतना ज़्यादा एथेनॉल मेटाबोलाइज होती चली जाएगी। तो मेल्स के अंदर थोड़ा बेहतर काम करता है, इसलिए मेल्स थोड़े ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं अल्कोहल्स को। सही है, फीमेल्स की निस्बत, फीमेल्स एथेनॉल खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मसला बनेगा उनको। दूसरे नंबर पे जेनेटिक वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है, भाई जेनेटिकली किसी के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो ज़्यादा अल्कोहल को बर्दाश्त कर सकता है, और किसी के अंदर अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट है तो जाहिर बात है उस इंसान के अंदर अल्कोहल से ज़्यादा नफरत मतलब मसले बनेंगे। ये तो हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, बड़ी सिंपल सी बातें थी। आगे फिर आता है हमारे पास माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। अच्छा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज काम करता है लो टू मॉडरेट डोजेज ऑफ एथेनॉल पे। थोड़ी डोजेज ऑफ एथेनॉल होती हैं तो ये काम कर रहा होता है। जब हाई डोजेज ऑफ एथेनॉल चली जाती है ना तो ये बेचारा तो अपना थोड़ा बहुत काम करेगा, जो बाकी की हायर डोज है उसकी जो होता है माइक्रोसोमल एथेनॉल एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। तो ये कहते हैं भाई जब ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए उस वक्त मेनली इसका काम होता है। सही होगी बात। अब जनाबे वाली बात ये है कि मेरे जैसे शरीफ आदमी जो इनटेक नहीं करता एथेनॉल का, उसके अंदर ये एंजाइम्स होने की क्या ज़रूरत है भाई, मैं तो इतना इनटेक करता ही नहीं हूँ, इतना क्या अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा भी नहीं करता। अच्छा, अब बात ये है कि ये एंजाइम्स हर इंसान के अंदर नहीं होते, मतलब होते हैं लेकिन हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। किन में होते हैं, जो क्रोनिक एथेनॉल कंजम्पशन करते हैं। तो क्रोनिक एथेनॉल कंजम्पशन इंड्यूस करती है इस एंजाइम्स को। जब इंसान अल्कोहल की कंजम्पशन करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये वाला एंजाइम सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता चला जाता है। इसी वजह से जो क्रोनिक अल्कोहल इंटेक करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा टॉलरेंस होती है। एक शरीफ आदमी अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन जो क्रोनिकली पीता आ रहा है उसके अंदर ज़्यादा टॉलरेंस होगी, वो टॉलरेट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा क्योंकि उसके अंदर ये वाले एंजाइम्स डेवलप हो चुके हुए हैं। ओके ओके बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एथेनॉल है वो एंजाइम्स को डेवलप भी करवाता है, कुछ और एंजाइम में डेवलप करवाता है। साइटोक्रोम जारी पता है हिपैटिक एंजाइम्स को, मुख्तलिफ एंजाइम्स को डेवलप करवा रहा है ना, सिर्फ ये तो वाला तो नहीं डेवलप करवा रहा। तो इसी तरह साइटोक्रोम P450 का एक एंजाइम होगा जिसका नाम होता है आपके पास कैटेगरी है 2I। ठीक है, आपको पता है मुख्तलिफ साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स को इंड्यूस करवा रहा होता है एथेनॉल, इसको भी इंड्यूस करवा देता है। अब ये जो होता है ना, ये आपके पास एसिटामिनोफेन को, आपको पता है एसिटामिनोफेन बड़ा कॉमनली खा रहे होते हैं, सारदा दो आराम से देते हैं हम। अच्छा, एसिटामिनोफेन को कन्वर्ट करता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। ओके ओके बात। अब एसिटामिनोफेन हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है इसकी वजह से, और ये बॉडी में डेवलप होता है एथेनॉल की वजह से। तो जो बंदा एथेनॉल पी रहा होता है उसको एसिटामिनोफेन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो अगर एसिटामिनोफेन खाएगा तो उसकी बॉडी में ये डेवलप हुआ है और उसकी बॉडी के अंदर हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। ओके ओके बात। तो ये वाली पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस हो गया आपके पास। अच्छा, अब हम थोड़ा बहुत ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। यार अगर इस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को हमने इनहिबिट करना हो तो हमारे पास एक ड्रग होता है फोमिपिजोल। बस इस नाम को याद रख लो, फोमिपिजोल। क्यों इनहिबिट करते हैं, कब काम आता है, ये सारा कुछ पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस ये में रख लो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैन बी इनहिबिटेड बाय फोमिपिजोल। सही होगी बात। अच्छा, एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड तो बन गया, चाहे वो हम इस सिस्टम से बनाएं या इस सिस्टम से बनाएं। आगे फिर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होना होता है इनटू एसीटेट, और ये कन्वर्जन होती है विद द हेल्प ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। सही की बात। अब डाइसल्फानाम एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बंदे ने डाइसल्फानाम लिया हुआ होगा उस बंदे के अंदर अगर उसने एथेनॉल पी तो
एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड आगे कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। और इसका ये मतलब हुआ कि एसिटाल्डिहाइड की वजह से मसले आना शुरू हो जाएंगे। एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेशन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह के मसले आना शुरू हो जाएंगे। तो इन मसलों को हम कहते हैं डाइसल्फाराम रिएक्शंस, कि अगर कोई बंदा डाइसल्फाराम के साथ एथेनॉल ले लेगा तो उसमें एसिटाल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन होगी। अच्छा, कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शंस कॉज करते हैं। हम मुख्तलिफ ड्रग्स के साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, जिस तरह मेट्रोनिडाजोल सर फहरिस्त आता है इसमें, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल हो गया, कुछ हाइपोग्लाइसीमिक्स हो गए, सेफलास्पोरेंस हो गए, इन सबको हम कहते हैं भाई डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वो ड्रग्स भी कुछ ना कुछ हद तक एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करते हैं। तो अगर इन ड्रग्स के साथ भी कोई बंदा एथेनॉल लेगा तो उसके अंदर मुख्तलिफ ये नोजिया, हेडेक, ये वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। कौन कौन सी? इस तरह के मेट्रोनिडाजोल हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स हो गए। उसके अलावा ये जो जोल या जोन पे एंड होते हैं ना, ये अक्सर जैसा कि कीटोकोनाजोल हो गया या एरिपिप्राजोल हो गया, ये वाले हो गए। इसी तरह सेफलास्पोरेंस में आगे पता आता है सेफोपेराजोन हो गया, सिफोटिटन हो गया, क्लोप्रोमाजाइड हो गया। इस तरह के अक्सर ड्रग्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपने याद रखना है, मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शन कॉज करवाता है। सही होगी बात? अच्छा, अगर किसी इंसान के अंदर, ये तो होगा ना, ये ड्रग्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर रहे हैं, और यार अगर किसी इंसान के अंदर जेनेटिकली एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज नहीं है, पैदाइशी तौर पे है ही नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे इंसान के अंदर भी फिर वो फ्लशिंग वगैरह रिएक्शंस, और वो भी अगर एथेनॉल पिएगा तो मुख्तलिफ इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात करें कि जेनेटिकली कुछ लोग डेफिशिएंट होते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज में, और उनके अंदर फिर जब वो एथेनॉल पिएंगे तो ये हेडेक और नोजिया, वॉमिटिंग, सारा कुछ होगा। अल्लाह की तरफ से नेमत, अल्लाह ताला हमको इस काम से रोक लेते हैं। एनीवेज जनाबे वाली, अच्छा अब ना एक्यूट इफेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत ही इधर उधर की बातें बताता हूँ, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें हो जाएंगी, तो उसमें हमारे पास इफेक्ट को समझना भी आसान हो जाएगा। तो वो वाली बातें भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सही होगी बात? यार जनाबे वाली, आपके पास आई एथेनॉल, एथेनॉल से कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आगे एसिटाल्डिहाइड से कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड, हाँ एसिटेट कह लो, एसिटिक एसिड एसिटेट एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो NAD को यूज़ करता है और बना जाता है NADH। सही होगी बात? अब एक बात हमें समझनी है कि जो इंसान ज़्यादा एथेनॉल इनटेक कर रहा है उस इंसान के अंदर NAD बहुत ज़्यादा यूज़ होती चली जाएगी। तो जो इंसान एथेनॉल इनटेक ज़्यादा कर रहा है उस इंसान के अंदर NADH बहुत ज़्यादा बनती है। सही होगी बात? तो एथेनॉल ज़्यादा यूज़ करने वालों के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंक्रीज्ड NADH होती है, और थोड़ी बहुत कह लो डिक्रीज्ड NAD होती है। ओके ओके बात? ये तो आगे बात एक कॉन्सेप्ट आ गया, समझ आ गई। दूसरा, अब आपके पास एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट कर रहा है इसको एसिटेट में। अब मज़े की बात ये है, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के कुछ को फैक्टर्स होते हैं, ये भी कुछ चीज़ों को यूज़ करता है। ये यूज़ कराते हैं कुछ विटामिन्स को, जिनमें एक आता है आपके पास फॉलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह एक और आता है आपके पास थायामीन, इनको इस्तेमाल करता है एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। इसका मतलब है जो इंसान ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है वो, क्योंकि ये सारा कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, उनके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनके अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सही है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निकीज कॉर्सकोफ सिंड्रोम हो सकता है। समझ रहे बातों को? तो अल्कोहल की वजह से फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और एनीमिया आप कह लो, ये लो जी यहाँ पे लिख देते हैं हम, एनीमिया भी हो सकता है। दूसरा हमने कहा जी वर्निकीज कॉर्सकोफ सिंड्रोम भी हो सकता है, वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी, और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, न्यूरोलॉजिक इशूज़ होते हैं। समझ में आई? थायमीन डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज थायमीन को यूज़ कर रहा होता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और बात मैं आपको बताता हूँ यार। अब ऐसे पेशेंट के अंदर ना देखो NAD की कमी हो गई है, और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज मजीद काम नहीं कर पा रहा। अब ये वाले जो आपके पास ड्रग्स है ना, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेजेस, ये सिर्फ अल्कोहल को ही तो मेटाबोलाइज करने में यूज़ नहीं होते ना, दूसरे भी काम होंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होगा ये। तो जब बंदा बहुत अल्कोहल पी रहा है, एथेनॉल पी रहा है, तो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज तो यहीं पे इस्तेमाल हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम हो जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम होने का मतलब ये है कि भाई बंदा थोड़े से मसले में आ गया, ग्लूकोज की कमी हो गई है उसके अंदर। अब हमने ग्लूकोज बनानी है, या कह लो कि ATP की कमी हो गई है। अब ग्लूकोज बनानी है या इसकी कमी हुई है, तो एक तो बात यह है कि लिवर कहेगा फैट्स को कि यार तुम मेरे पास आओ फैट्स, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं पा रहा, तो मैं फ़ैट्स को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास लिवर मोहतरम, इसने हमारे पास फ़ैट्स को दावत दी है कि यार ज़रा मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ, तो तुम ज़रा आ जाओ। लिवर साहब ये तो भूल ही गए कि जब ये एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म, लिवर पी भी है ना बंदे ने, लिवर भी किसी नशे में ही चल रहा है। सही होगी बात? भूल ही गए कि भाई एथेनॉल से भी तो ATP की प्रोडक्शन होगी,
तो जनाब एटीपी की प्रोडक्शन यहाँ पे सही होना शुरू हो जाती है इस एसिडेट वगैरह की वजह से, और फैट जो है ना वो फिर लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। मसले की बात बन गई, लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। सही होगी बात। दूसरी तरफ ग्लूकोज की कमी थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस तरह की चीज़ें भी होना चाहेंगी। अब इसमें मज़े की बात यह है यार, देखो हम चाहेंगे लैक्टेट को पायरोवेट में, ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है ना, हम कहते हैं यार लैक्टेट को कन्वर्ट करते हैं पायरोवेट में। अब लैक्टेट को पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको NAD की ज़रूरत पड़ती है। ये वाला हिसाब है कि NAD को हम लोग NADH में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब है क्या सीन, NAD की बॉडी में कमी हुई है, NADH बॉडी में ज़्यादा हुआ है, तो NAD की कमी है इसलिए ये वाला रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कि NADH बहुत ज़्यादा हुआ है उल्टा ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि लैक्टेट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा अल्कोहल की वजह से। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है जिसको हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे तो सिंपली मैं लिखता हूँ लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक होगी बात। NAD की कमी की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस भी होगा इस पेशेंट के अंदर। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब मज़ीद वो कहते हैं कि अच्छा ये जो फैट आया था ना, एक्सेस फैट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई, और इसी तरह से अच्छा एक और चीज़, ग्लिसरोल ग्लिसरोल फॉस्फेट, ग्लिसरोल फॉस्फेट जो है ना, ये बेचारा भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा NAD की कमी की वजह से, इसको भी NAD चाहिए होता है, तो ग्लिसरोल फॉस्फेट भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ग्लिसरोल फॉस्फेट और ये जो फैट्स हैं ये लिवर के अंदर मिलते हैं और जाने वाली बंदे को हो जाता है फैटी लिवर। तो समझ में आई अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर क्यों हो रहा है। ओके बात। तो ये जाने वाली ज़रा ध्यान में रखने वाली बात है, इंसान को फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है क्योंकि यार NAD कम रह गया, NAD कम रह गया इसलिए लैक्टिक एसिडोसिस भी होगा, NAD कम रह गया इसलिए ग्लिसरोल फॉस्फेट फैट के साथ मिलके फैट लिवर भी बनाएगा। इसलिए डिहाइड्रेशन से काम नहीं कर रहा, इसलिए हमने फैट्स को दावत दी थी कि यार तुम ही आ जाओ, तुम ही थोड़ा सा काम करवा दो मेरे साथ। सही होगी बात। तो ये बस थोड़ी सी बातें थी, थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब हम आगे चलते हैं तो एक एक करके बातों को डिस्कस कर लेंगे। हाँ लो जनाब वाली, अब आते हैं हम एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ एथेनॉल की तरफ। अब एथेनॉल के इफेक्ट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं भाई एक्यूट इफेक्ट्स में और क्रोनिक इफेक्ट्स में। एक्यूट इफेक्ट्स में सबसे पहले आते थे CNS के मसले। तो CNS में क्या मसले होते हैं आपको पता है, जिसमें अल्कोहल पी होती है, सेडेशन, नींद वगैरह आ रही है, लॉस ऑफ इनहिबिशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, स्लर्ड स्पीच और एटैक्सिया, सही से मतलब चल नहीं पा रहा, सही से बोल नहीं पा रहा, बातों को सोच नहीं पा रहा। तो ये वो सारा कुछ चल रहा होता है के पास। एक्यूट इफेक्ट्स में CNS में मसले आ रहे होते हैं, ड्राइविंग एबिलिटी कम होती है। अब जाहिर बात है जितना ज़्यादा एथेनॉल पीता जाएगा उतनी ही ज़्यादा मसले बनते जाएंगे। तो 60 to 80 मिलीग्राम डेसीलीटर अगर कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर तो इसमें ड्राइविंग एबिलिटी तो ख़राब हो गई। सही हो गया। अच्छा, और तकरीबन इससे डबल 120 to 160 तकरीबन डबल हो गया ना इस क्वांटिटी में ग्रॉस ड्रंकननेस के पता चल रहा है जी फुल नशे में है बंदा। सही। और इसका भी तकरीबन डबल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, एनेस्थीसिया यानी पेन भी कम महसूस होना शुरू हो गया, कई दफ़ा कोमा वगैरह में चला जाएगा बंदा, मतलब बहुत ख़तरनाक काम हो गया। और 300 का भी तकरीबन डबल यानी 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे लीथल है, डेथ सिंपली। सही होगी बात। तो ब्लड कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अल्कोहल कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। थोड़ा बहुत इन वैल्यूज़ को ज़हन में रख लीजिएगा, अलबत्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, अब मजीद बात यह है कि ये तो आम आदमी के लिए है, जो इंसान क्रोनिक अल्कोहल का इंटेक कर रहा है जाहिर सी बात है उसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होगी अल्कोहल बर्दाश्त करने की। ये बात भी उन्होंने आगे कर दी है। अलबत्ता जो एक्यूट इफेक्ट्स हैं, जो अचानक इफेक्ट्स होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उतने ही होंगे, लेकिन जो हल्की हल्की अगर वो पीता भी रहे तो वो ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। फिर आता है आपके पास अल्कोहल के साथ अगर दूसरे सिडेटिव हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, बेंजोडाइजेपिन्स का, बार्बिटुरेट्स का, इनका, तो इनका एक एडिटिव एक्शन होगा, क्योंकि जाहिर बात है बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटुरेट्स भी सीनस को डिप्रेस कर रहे हैं, अल्कोहल भी सीनस को डिप्रेस करेंगे। तो इनको अगर आपने मिला के कर लिया तो भाई जब बहुत काम खराब हो जाएगा। ओके के बाद सिडेटिव हिप्नोटिक्स हो गया, ओपियोइड एगोनिस्ट हो गया, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह, ये सारे कुछ। अच्छा, अब आ जाओ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ। तो भाई इसका मैकेनिज्म भी आपके पास बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटुरेट से सिमिलर ही है। कोई एग्जैक्ट हमें कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर्स नहीं मिले कि ये हमारे पास एथेनॉल रिसेप्टर्स होते हैं, शुक्र है साइंसदानों को नहीं मिले, हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा फिलहाल। खैर एनीवेज, सिंपल सी बात है कि गाबा ए रिसेप्टर्स को इन्होंने जाके फैसिलिटेट करना होता है और ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को इनहिबिट करना होता है। ये इन रिसेप्टर्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये हो गया आपके पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया जनाबे वाली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर जब गाबा आके लगता है तो गाबा के लगने पे ये क्लोराइड का इन्फ्लक्स कॉज करवाता है।
सही की बात। अब क्लोराइड एक नेगेटिव आइन है, जब वो अंदर जाएगा तो अंदर मजीद नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यानी मेम्ब्रेन हो जाएगी हाइपर पोलराइज, यानी कि इस मेम्ब्रेन को एक्साइट करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सही हो गया। तो यानी कि बंदा जो है साइनेप्सिस अगर ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं, एक्साइट होना मुश्किल हो गया तो बंदा डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, मतलब सुकून माहौल। सही के बाद तो इस गाबा को तो अल्कोहल्स होते हैं वो बढ़ाते हैं, इसके एक्शन को हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं आपके पास NMDA रिसेप्टर्स। अब ये जो होते हैं ना NMDA रिसेप्टर्स, ये रिस्पॉन्ड करते हैं ग्लूटामेट को। ठीक है, जैसे ही इनके पास ग्लूटामेट आता है ना तो ये आपके पास कैल्शियम की एंट्री करवाते हैं। अब जाहिर बात है पॉजिटिव आयन की एंट्री का तो मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये जो होते हैं ये एक्साइटेटरी हैं। गाबा जो था वो इनहिबिटरी था, इसलिए हम गाबा को कह रहे हैं शाबाश। एल्कोहल भी इनहिबिटरी है ना, तो बहन भाई मिल के दोनों मिलकर इनहिबिट करो। लेकिन एनडीए में ये वाले एक्साइटेटरी होते हैं। अल्कोहल का था यार मैं तो इनहिबिटरी हूँ, इसलिए अल्कोहल आके इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट करने में रोक नहीं करता है। तो बात समझ में आ गई? ओके हो गया जनाब वाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और बस सीनस इफेक्ट से उसके अलावा अदर ऑर्गन में जो इफेक्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई छोटे मोटे कह लो कि विजुअलाइजेशन हो जाएगी, उसकी वजह से सारी बात है हीट बंदे की मेंटेन नहीं रह पाएगी, हीट बाहर निकलेगी तो हाइपोथर्मिया हो सकता है, उसके अलावा हार्ट वगैरह डिप्रेस होगा। ये तो हो गया एक्यूट इफेक्ट्स। अब आ जाओ क्रोनिक इफेक्ट की तरफ। यार क्रोनिक इफेक्ट्स लिए जो निमोनिक बनाया ना, ओए होए होए होए, आप याद रखोगे ऐसा निमोनिक है कि आप कभी निमोनिक भूलोगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक इफेक्ट्स का निमोनिक है क्रोनिक इफेक्ट। कैसा है फिर? ये हो गया हमारे पास क्रोनिक इफेक्ट्स का निमोनिक। सही। C स्टैंड्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। अब एक एक करके देखते जाओ जी। C स्टैंड्स फॉर, ये चाहे आप नोट भी कर लो, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। H स्टैंड्स फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसमें हेपेटाइटिस वगैरह आ जाता है और ये वो सारा कुछ कॉज करता है, सिरोसिस भी कॉज करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। R स्टैंड्स फॉर रिस्क फॉर अमोनिया, एनीमिया, सॉरी एनीमिया। अब ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बिग कैट्स के अंदर जैसे ये सिस्टम्स के नाम लिखे हुए ना, उसमें लिखा हुआ है ब्लड के इश्यूज़। तो एनीमिया आपको मैंने बताया था फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। और उसके अलावा एक और भी कॉज है एनीमिया का, वो ये है कि जब GIT के अंदर ब्लीडिंग बढ़ जाती है, अल्कोहल वो भी बढ़ाता है। तो ब्लीडिंग बढ़ने की वजह से सारी बात है ब्लड लॉस होगा तो भी एनीमिया होगा। तो ये दोनों वजूहत होती हैं आपके पास एनीमिया होने की। तो R स्टैंड्स फॉर रिस्क फॉर एनीमिया, ये थोड़ा मुश्किल है याद करना। अच्छा, O स्टैंड्स फॉर अदर इफेक्ट्स। अदर इफेक्ट्स में आपके पास मसल वेस्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये भी मिनी कार्ड्स में लिखा हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताया था यहीं पे। मसल वेस्टिंग से जनाबे वाली एक और चीज़ ये भी होगी कि जब ये प्रोटीन टूटेगी तो अमोनिया बनेगा, तो हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। सही है। और हाइपर अमोनीमिया बड़ा ख़तरनाक है लिवर के लिए, क्योंकि पहले लिवर का फंक्शन थोड़ा कम हुआ है। समझ गए बात को? तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। और बंदा जो होगा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा जो इंटेक करता होगा, बड़े पतले बाजू पतली टांगे मसल वेस्टिंग की वजह से। आगे आया था जी N स्टैंड्स फॉर न्यूरोलॉजिक डिस्फंक्शन, जिसमें आप वर्निकीज कॉर्सोकॉफ न्यूरोलॉजिक डिस्फंक्शन है, वर्निकीज कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम वगैरह पढ़ोगे। फिर आगे आपके पास I स्टैंड्स फॉर इम्यून सिस्टम के मसले हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन वगैरह ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। फिर C स्टैंड्स फॉर कार्सिनोमाज, दो तरह के कार्सिनोमा ख़ास तौर पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस और इसी तरह गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर E स्टैंड्स फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, जनाबे वाली टेस्टिस छोटे होना शुरू होते हैं और गायनेकोमेस्टिया वगैरह होना शुरू हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, अभी बस ये नोट करना है, बाकी जो डिटेल्स है वो आगे मैं यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक बार दोबारा हम इनको रिव्यू कर लेंगे, वो सारा कुछ लिखते ना रहना। अच्छा जी, फिर आ जाता है F स्टैंड्स फॉर फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। यार ऐसा करते हैं, ये जो है ना ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। जब मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करती हैं ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ मसले आना शुरू होते हैं। बेबी का सर का साइज़ छोटा होता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। और जो मिड फेस रीजन है ना, ये एक तस्वीर देखिएगा, ये देखो जी मिड फेस रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं नाक भी थोड़ा ठिब्बा सा हुआ है, और यहाँ पे जो कर्व होती है मूंछों वाली जगह पे, ये कर्व भी ख़राब हुई हुई है, ये जगह भी थोड़ी ब्रॉड हुई हुई है। तो ये मिड फेस रीजन में मसला आ गया, इसको स्मूथ फिल्टर। अच्छा, मिड फेस में मसला आ गया, आंखों की वो जो स्किन होती है जिसने खुलना होता है वो थोड़ी छोटी हो गई, और माइक्रोसेफेली है ओवरऑल, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का बहुत कॉमन कॉज है हमारे पास फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। सही की बात? ऑल राइट जी। फिर आगे आ जाता है आपके पास दूसरा एफ और फ़ायदा। यार एक ही फ़ायदा होता है अल्कोहल का, अगर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अल्कोहल डेली पीते रहें तो उसका एक लिखा हुआ है कि HDL इंक्रीज़ करता है। तो ये ओवरऑल हम देखेंगे HDL इंक्रीज़ करना एक ही फ़ायदा है। फिर E फॉर इंटेरिक नर्वस सिस्टम। यार इंटेरिक नर्वस सिस्टम को आप ध्यान में रखें, तो ये बोर्ड की जगह नहीं बन रही। हाँ, इंटेरिक नर्वस सिस्टम से आपको GIT याद आ जाना चाहिए। तो बेसिकली GIT में साइड इफेक्ट्स होती हैं जिसमें सरे फहरिस्त आता है पैंक्रियाटाइटिस वगैरह। अच्छा जी, फिर C स्टैंड फॉर CNS डिपेंडेंस
और CNS डिप्रेशन, CNS डिपेंडेंस, और T स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस। ठीक है, ये इफेक्ट का C भी हो गया, T भी हो गया। तो ये क्रोनिक इफेक्ट हमारे पास इसका पूरा निमोनिक है। एक एक थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं जनाब वाली। CNS अडेप्टेशन वगैरह में हौसला ये होता है कि CNS होता है ना, वो आदी होता है अल्कोहल का। तो फिर जब आप अल्कोहल छुड़वाते हो ना, तो बंदा का बिल्कुल ही सीन आउट हो जाता है। सही की बात, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। देखो ऐसे है भाईजान, एक गाड़ी थी, ये जो अडेप्टेशन, ये डिपेंडेंस वाला ना, ये आगे भी काम आएगा, बल्कि बेंजोडाइज़ेपिन बारबिटूरेट्स का भी डिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने कहा चलो एक एग्जांपल डिस्कस कर ही लेते हैं। यार ये एक गाड़ी थी, ठीक हो गया जी, बहुत ही बेढंगी सी बनाई है वैसे, पता नहीं क्यों, जैसी भी होती है यार, आगे से लाइट है, चलो धुआं लग रहा होगा। ये मिसाल के तौर पर जा रही थी जी 20 की स्पीड पे, सुकून में जा रही थी, को किसी ने कुछ रोका नहीं है, बस 20 की स्पीड पे जाना मकसूद था हमारा। सही। अब हमने क्या किया, इस गाड़ी के पीछे हमने जहाँ पे एक बड़ा सारा वेट लगा दिया। सही है। एकदम तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी कम, 10 जितनी हो जाएगी, लेकिन फिर ये गाड़ी थोड़ी सी तगड़ी होगी, थोड़ी जान मारेगी, कहेगी ओए होए होए थोड़ी जान मारो, इंजन की रेस थोड़ी बढ़ाएंगे, चुनाव वाली पीछे से धुआं, और करते करते इस वज़न के साथ भी ये 20 की स्पीड पर चली जाएगी। ठीक है। अब ये वो तगड़ी हुई है गाड़ी, मैंने थोड़ी सी तगड़ी शो कर दी। सही हो गई बात जी। हमने इसके पीछे और बड़ा वजन लगा दिया, ओए होए 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 होए। अब ये जनाब एकदम 20 से दोबारा स्लो हो जाएगी जनाब, 5 की स्पीड पे आ जाएगी, लेकिन फिर मज़ीद तगड़ी हो जाएगी। ओह हो, मज़ीद तगड़ी हो गई जी, बहुत ही ज़्यादा जान मार ली गाड़ी ने, धुआं बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, और दोबारा ये 20 की स्पीड पर चली गई इस भारी वजन के बावजूद। ठीक है जी। अब ये तगड़ी होकर काम कर रही है। चलो 20 तक नहीं जा सकी, कह लो जी 18 तक चली गई। यहाँ जा रही थी, हमने अचानक वज़न को हटा दिया, वो बेचारी तगड़ी हुई थी, वो तो शुर्र निकल जाएगी जनाब कुछ 60 की स्पीड पे। ठीक है, और 20 से तो कहीं आगे निकल गई ना। तो यही हिसाब होता है अल्कोहल का। हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, अल्कोहल आकर उसको स्लो करता है, ब्रेन उसका आदी हो जाता है ऐसा ऐसा, इस अल्कोहल, और 20 की स्पीड चला जाता है। अब 20 पे जा रहा है और डिपेंडेंट है इस वजन पे, ये वजन नहीं होगा तो 20 पे नहीं जा पाएगा, लेकिन ब्रेन जो है अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गया। अब अल्कोहल पीने के साथ बंदा सही है। हमने अल्कोहल मजीद लेना शुरू कर दी, ब्रेन ने थोड़ा बहुत उसका आदी हो गया, थोड़ा बहुत अपने आप को अडेप्ट किया, और 18 की स्पीड शुरू हो गया। तो अचानक जब अल्कोहल छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, बंदे का ब्रेन बहुत ही एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन अब आदी होगा था इतने डिप्रेशन के साथ। ठीक होगी बात। तो ये आगे पास एक छोटी सी एग्जांपल आ गई डिपेंडेंस की। टॉलरेंस भी यही चीज़ होती है कि अब हम पहले इतने वजन पे स्पीड कम हो गई थी, अब इतने वजन पे भी स्पीड को बढ़ा लिया है, तो इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, कि इतने वजन के बावजूद भी दिमाग ने अपनी सलाहियत बना ली है, तो ये जो तगड़ी हुई थी ना, इस तगड़े होने को टी से तगड़ा, टी से टॉलरेंस। ठीक है, तो ये टॉलरेंस डेवलप हो गई, और इसको हम छोड़ नहीं सकते, इस फैक्टर को हम कहते हैं डिपेंडेंस। सही हो गया। लिवर के अंदर क्या मसले बनेंगे, फैटी लिवर किस तरह से होता है वो मैंने आपको बता दिया। फैट को हम बुला लेते हैं और फिर हमें याद आता है कि ATP को हम कहीं और से भी बना सकते हैं। अलबत्ता फीमेल्स के अंदर ज़्यादा मसले बनेंगे लिवर के, और क्योंकि आपको बताया था डिहाइड्रेशन का मसला होता है। और फीमेल्स के अलावा फीमेल हो या मेल हो, अगर किसी को हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है तो उनमें ज़्यादा मसले बनेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में आपको पता है इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ये ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है याद रखना, पैंक्रियाटाइटिस इंक्रीज कर देता है। सही। न्यूरोलॉजिक इशूज में वर्निकिस कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम, वर्निकिस कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम को याद करने के लिए भी एक छोटा सा निमोनिक, अ कैन ऑफ बियर अगर आप जेब में रख सकें तो कैन, बस ओ तक रखो, बाकी तो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि आपको याद आ सके अल्कोहल की वजह से हो रहा है। तो थायमिन डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, याद है ना आपको थायमिन क्यों यूज़ हो रहा था। अच्छा जी, ये आप C से याद रख लो, कन्फ्यूजन, A से याद रख लो, एटैक्सिया, N से याद रख लो, निस्टैग्मस, O से याद रख लो, कुछ भी रख लो, मुझे भूल गया क्या याद रखना था। सही होगी बात, बस इतना ही काफ़ी है। सॉरी टू से। अच्छा जी, एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर हमारे पास आ गया जनाब वाली गायनेकोमैस्टिया, टेस्टिकुलर ट्रॉफी, ये बात मैंने को पहले बता दी थी। कार्डियोवास्कुलर के अंदर हार्ट बड़ा हो जाएगा, हार्ट फेलियर से बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, एरिथमियाज, ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर गई। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एनीमिया का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था एनीमिया क्यों कॉज होता है। ब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, और दूसरा GIT में ब्लीडिंग वगैरह की वजह से भी एनीमिया होगा। और HDL बढ़ता है, ये हमारे पास एक वाहिद फ़ायदा होता है जो मैंने फ़ायदे की कैटेगरी में आपको बताया था कि ब्लड के अंदर HDL की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इसलिए ये आपके पास अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, फिर आगे आपके पास आ जाता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी। नियोप्लेजियाज, खासतौर पर मैंने आपको बताया था स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, और दूसरा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह को बढ़ाने में रोल प्ले करता है, और इम्यून सिस्टम की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह को इंक्रीज करता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।